घेरने की बीजेपी की कोशिशें अब भी जारी हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को राहुल गांधी को मानहानि के एक मुकदमे में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जाना पड़ा। सुल्तानपुर के अपने दौरे में राहुल गांधी ने फिर से समाज के अलग अलग वर्गों से मिलने का वक्त निकाल लिया। देश ने अब तक उन्हें किसान, बढ़ई, कूली, राजमिस्त्री, मैकेनिक इन सब के साथ मिलते हुए और इनका काम सीखते हुए देखा था और अब इसी कड़ी में एक और पेशा जुड़ गया है, जूते बनाने का। जी हां, सुल्तानपुर के रास्ते में राहुल गांधी रामचैत नाम के मोची की दुकान पर रुके और वहां उनसे बात करने के साथ साथ जूता सिलने का हुनर भी सीखा। जिन पेशों को समाज में इज्जत नहीं दी जाती है दोस्तों, उन्हें राहुल गांधी ने एक नई पहचान दे दी है और साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति की एक नई परिभाषा भी राहुल गांधी गढ़ रहे हैं, जिसमें धर्म और जाति की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की सार्थक कोशिश दिख रही है। राहुल गांधी की इस राजनीति से कांग्रेस को सियासी लाभ या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति के जरिए न्याय दिलवाने की जो रणनीति राहुल गांधी ने अपना ली है, उससे उनका सियासी कद बेहद ऊंचा हो गया है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि मोदी राहुल गांधी के सियासी कद का मुकाबला करने के लिए अपनी राजनीति में कोई बदलाव लाएंगे या अपने बचे हुए कार्यकाल में पक्षपात और दुर्भावना के साथ काम करने के आरोप सहते रहेंगे। और यह भी समझेंगे कि क्या मोदी के नेतृत्व में एनडीए हो सकता है किसी बड़े उलटफेर का शिकार। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी का यह ट्वीट। जननायक राहुल गांधी जी ने मोची का काम करने वाले हुनरमंद और मेहनतकश परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ऐसे करोड़ों परिवारों की खुशहाली के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इनके साथ हुए हर अन्याय को हराकर इन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना ही हमारा संकल्प है। तो कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में साफ कर दिया है कि उसके न्याय पत्र यानी चुनाव के घोषणा पत्र में जिस सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने का संकल्प बताया गया था, वो लगातार उस पर काम कर रही है। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं और वो लगातार अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी उन पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चाहे संसद में राहुल कुछ कहें या बाहर कुछ कहें, बीजेपी उसमें खोट निकालने की कोशिश करती ही रहती है और हर नाकाम हो जाती है। शुक्रवार को राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मुकदमे में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ा था। यह मामला कर्नाटक चुनाव के वक्त का ही था, जब राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह पर कोई टिप्पणी की थी, जो उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष थे। इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में मानहानि का मुकदमा चलाया। तब सुल्तानपुर से वरुण गांधी बीजेपी सांसद थे और उसके बाद मेनका गांधी यहां से सांसद रहीं। लेकिन इस बार मेनका गांधी हार गईं और अब यहां समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यानी सुल्तानपुर पर अब भी इंडिया गठबंधन का कब्जा है। और इस दौरान राहुल गांधी जब मुकदमे के लिए पेश हुए तो यहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। उत्तर प्रदेश में पहले से कमजोर हो चुकी बीजेपी के लिए यह एक बड़ा झटका रहा। तो राहुल गांधी के आगे बीजेपी को पहली बार इस तरह की मात नहीं मिली है दोस्तों। पहले भी बीजेपी को इस तरह के झटके लग चुके हैं। जैसे गुजरात में पूर्णेश मोदी ने मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को घेरा था, आपको याद होगा। उनके खिलाफ फैसला आया तो संसद की सदस्यता भी चली गई और सरकारी आवास भी चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। फिर इस चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों क्षेत्रों से जीत गए और अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें नया सरकारी आवास भी आवंटित हो गया है। ये सारी बातें तय प्रक्रिया के अंतर्गत ही हो रही हैं। इसीलिए इन्हें राहुल की जीत अगर न भी माने तब भी बीजेपी के लिए यह बड़ी हार के समान है, क्योंकि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए जितना कीचड़ बीजेपी उछालती है, सब उसी पर आकर गिरता है। बीजेपी को ऐसी ही मात महाराष्ट्र में भी मिलती हुई दिख रही है, नजर आ रही है, क्योंकि यहां बीजेपी ने सीधे शरद पवार पर हमला बोला और अब शरद पवार ने उसका करारा जवाब दिया है। 21 जुलाई को महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी के एक सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर एक बड़ा हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बताया था। सप्ताह भर पहले दिए गए इस बयान पर बवाल अब तक नहीं थमा है। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी अजित पवार गुट की एनसीपी ने इस बयान का पहले ही विरोध किया था। एनसीपी अजित पवार के तमाम नेताओं और विधायकों ने अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार सबसे बुजुर्ग नेताओं में हैं। हर पार्टी उनका सम्मान करती है, जनता उन्हें प्यार करती है, इसीलिए अमित शाह की टिप्पणी उचित नहीं है। वहीं अब शरद पवार ने खुद इसका जवाब दिया है। शरद पवार ने कहा कि उन्होंने मुझे देश के सभी भ्रष्ट लोगों का कमांडर कहा था। अजीब बात है कि गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात से निष्कासित कर दिया। वो आज गृह मंत्री हैं। इसीलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। जिनके हाथों में यह देश है वे लोग किस प्रकार गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, वरना मुझे 100% विश्वास है कि वे देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं कि 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में उनके गृह राज्य गुजरात से 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि 2014 में अमित शाह को बरी कर दिया गया है और शरद पवार ने फिर भी इस वाकये की याद दिलाई, क्योंकि अमित शाह ने उन पर सीधा हमला किया और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब बीजेपी को सदन से लेकर सड़क तक हर हमले का करारा जवाब दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन के यही जवाब अब बीजेपी के लिए हार का कारण बनते जा रहे हैं। और इसी बात से बीजेपी को डर भी लग रहा है, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में एनडीए केवल 17 सीटें ले पाई और अब अजीत पवार भी नाराज दिख रहे हैं। तो देखना होगा कि एनडीए को और कितना झटका लगता है। और हरियाणा में